इटली का एकीकरण हम देख चुके हैं और उसमें किन किन लोगों ने योगदान दिया, क्या क्या बाधाएं थी वो देख चुके हैं। आपको मैंने कावूर, गैरिबल्डी और बेजिली, जुसेपे मेसिली के बारे में बताया, लेकिन अब उनके तीनों के अलग अलग बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिए इटली के एकीकरण के लिए। वास्तव में प्रमुख योगदान नेपोलियन का भी जाता, वो चाहता नहीं था लेकिन उसकी गलतियां रही। कुछ ऐसे कार्य किए जो वहाँ के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा उन कार्यों का। राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और एकीकरण के जो कार्य थे वो तेज गति उनमें आने लगी। वो तेज गति शुरू हो गई थी उनमें, उसके कार्यों की वजह से राष्ट्र भावना का विकास हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी के अंदर भी ऐसा ही किया था। जर्मनी के एकीकरण में योगदान नहीं, वो चाहता नहीं था कि जर्मनी भी एक हो, मजबूत हो, लेकिन वहाँ पे भी उसके ऐसे कुछ गलत कार्य रहे जो उसके सोचा कुछ होता लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला उसका। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। अब बात की जाती है कावूर की। कावूर इटली का एकीकरण चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है वो एकीकरण में एक बहुत बड़ी बाधा थी। कावूर जानता था कि ऑस्ट्रिया को बाहर निकाले मिला देश से, क्योंकि दो जो राज्य थे उनमें इसका प्रभाव था ऑस्ट्रेलिया का, और वो उसका प्रॉफिट छिपा हुआ था उसमें। और जानता था कि कावूर अगर ऑस्ट्रेलिया को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक इसका एकीकरण नहीं हो सकता है। और कावूर ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस का साथ चाहता था, क्योंकि वही ताकतवर देश थे उस टाइम, इंग्लैंड और फ्रांस, वो उनका साथ चाहता था। 1854 में रूस और तुर्की के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। क्रीमिया का युद्ध माना जाता है उसको, 1854 में। और इस युद्ध के अंदर है जो 1854 में हुआ था, इस युद्ध के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की का साथ दिया और इसी का मौका उठाया कावूर ने अपनी सेना जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के सहायता के लिए भेज दी, क्योंकि उसको पता था वैसे भी तुर्की का साथ कौन दे रहे, इंग्लैंड और फ्रांस दे रहे, तो जीत तो उसकी वैसे भी थी इनकी। तो इसने तो बस एक किस्म से उनका साथ पाने के लिए, सहयोग पाने के लिए अपनी सेना ही भेज दी और युद्ध में इनकी विजय हो गई, ये जीत गए। और इसका श्रेय इसको भी मिला। जब युद्ध जीतने के बाद एक सम्मेलन किया गया पेरिस के अंदर। इस पेरिस सम्मेलन में इंग्लैंड और फ्रांस के कारण कावूर को भी विजय पंक्ति में, क्योंकि जीतने वाले देशों में ये भी था, विजय पंक्ति में शामिल किया गया। और ऑस्ट्रेलिया इसका विरोध कर रहा था कि इसको शामिल ना किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के विरोध के बाद भी इंग्लैंड और फ्रांस ने जो विजय पंक्ति थी, जिसमें सिर्फ वो देश बैठे थे आगे जो युद्ध में जीते थे, वो शामिल हुए। वहाँ पे कावूर को भी बिठाया गया जो इटली का एकीकरण चाहता था। और इस सम्मेलन के अंदर है कावूर को भी बोलने का मौका मिला। इस सम्मेलन में सभी देशों के सामने अपनी बातें रखने का मौका मिला। जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचा, अपनी बात रखने का मौका मिला, तो उसने इटली की दुर्दशा, इटली की जो स्थिति, जो खराब स्थिति है, उसका कारण ऑस्ट्रेलिया को ठहराया। ऑस्ट्रेलिया को बताया कि इटली की जो ऐसी दुर्दशा है उसका सबसे बड़ा मेन कारण है वो ऑस्ट्रेलिया है। और फ्रांस का सम्राट नेपोलियन ने इटली का उसी समय साथ दिया कि हम आपके साथ हैं। ये एक मेन कारण था ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने में। आपको पता है कि जो नेपोलियन तृतीय था उसने ही ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और वहाँ पे सामंती प्रथा, आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा हो, लास्ट में नेपोलियन ने ही ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वहाँ से उसको बाहर निकाला था इटली से। उसके बाद गैरिबल्डी की बात करें, गैरिबल्डी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कावूर की तो कूटनीति थी और गैरिबल्डी की तलवार, क्योंकि सेनापति था। तलवार के सफल प्रयोग से इटली के दो राज्य, जो वहाँ के राजा, मतलब ये दो राज्य जिनको इन्होंने अपने राज्यों के अंदर मिलाया, वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ रहने वाले शासकों, राजाओं से तंग थे बहुत ज़्यादा, और इन्होंने युद्ध करके उनको हरा कर अपने अंदर मिला लिया था। गैरिबल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, जिसका मेन कारण क्या था, क्यों बनाया गया था, इसका गठन क्यों किया गया था, इटली के एकीकरण के लिए। इटली के एकीकरण में इस लाल कुर्ती नाम की सेना ने योगदान दिया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद रोम में पोप
की सहायता के लिए फ्रांस की सेना थी रोम के अंदर, जो इटली की राजधानी बनी थी, वो उसके ऊपर भी गैरिबाल्डी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि फ्रांस एक ताकतवर देश है, अगर वो रोम के ऊपर आक्रमण करता है तो फ्रांस भी आक्रमण करेगा। तो इसीलिए उसने युद्ध नहीं किया और कूटनीति से गैरिबाल्डी और कावूर की कूटनीति से जो रोम था उसको इटली की राजधानी बना दिया गया। युद्ध नहीं किया, क्योंकि युद्ध करते तो उसकी हार निश्चित थी, क्योंकि फ्रांस उस समय ताकतवर देशों में काउंट होता था। अब बात की जाती है जुसेपे मेसनी या मेजेनी, बोल लो। आपकी गाइड के अंदर जुसेपे मेसनी दे रखा, स्टार्टिंग का ही फर्स्ट क्वेश्चन है जुसेपे मेसनी के बारे में। जुसेपे मेसनी का जन्म 1805 में हुआ था, जिनेवा के अंदर हुआ था, और वह कार्बोनरी गुप्त क्रांतिकारी संस्था का एक सदस्य बना था। गुप्त जो सदस्य होते हैं, जो गुप्त जानकारियां देते हैं बड़े बड़े मंत्रियों को, राजाओं को, उसका सदस्य था। मेजेली को पता था कि युवाओं को इकट्ठा किए बिना, युवाओं को के बलिदान के बिना इटली का एकीकरण नहीं हो सकता, इसलिए उसने युवाओं को अंदर दिलों में है राष्ट्र भावना, देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय एकता का विकास किया, और 1831 में उसने अपना खुद का एक संगठन बनाया जिसका नाम था यंग इटली, जिसमें युवाओं को शामिल किया गया। और 1848 में वीना क्रांति के कारण मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भाग गया था। 1848 की क्रांति के कारण है, उसकी हार थी उसमें, और हार की वजह से वो उसको छोड़ के भाग गया था वहाँ से। और पोप वाले राज्यों के अंदर भी, जहाँ पे पोप का अधिकार था, अस्तित्व था, वहाँ पे भी विद्रोह शुरू हो गए थे लोगों में, लोग विद्रोह करने लगे थे। और मेजेली, अंत में मेजेली को, जुसेपे मेसली या मेजेली को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया और गैरिबाल्डी को रक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन ये जो एकीकरण की प्रक्रिया थी ये थोड़ी सी समय की रही थी मेजेली के द्वारा, क्योंकि उसके पास कोई आगे की योजना नहीं थी कि उसको क्या क्या आगे तैयारी करनी है, थोड़ी समय के लिए रही। सबसे मेन जो भूमिका रहती है वो कावूर की रहती है। राष्ट्रीय भावना का उजागर करने का कार्य जाता है नेपोलियन को। एकता नहीं चाहता था, लेकिन कार्य उसके ऐसे रहे कि राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। गैरिबाल्डी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मेजेली ने भी निभाई है। ये तीन ही लोग थे मेन, तो कावूर, गैरिबाल्डी और मेजेली, जो इटली के एकीकरण में योगदान दिया जिन्होंने। इसी प्रकार ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी प्रकार से सफाई से नोट करेंगे अपनी स्पेशल और फेयर कॉपी के अंदर। इनमें क्वेश्चनों के अंदर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हैं, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उनको ठीक करके अपनी कॉपियों के अंदर उन गलतियों को ना उतारें। कुछ लाइनें भी आगे पीछे हो सकती है, आप इनको ठीक प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ काटना है तो आप काट सकते हो। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को पूरा बड़ा लिखा है, ताकि आप इनमें से आपको जो लाइनें आसानी से याद हो जाए, वो पॉइंट आप ठीक प्रकार से आप इनको लिख सको और आप इनको याद कर सको। यहाँ से ये मैं सोचो कि 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, कई क्वेश्चन हमारे यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं उन 2 क्वेश्चनों से। तो इसी आशा के साथ कि आप इसको सफाई से अपनी नोटबुक के अंदर उतारेंगे और इसको लर्न करेंगे, समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।